कक्षा में हम आपको व्यतिकरण का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मतलब प्रायोगिक प्रूफ, प्रायोगिक निगमन ये पढ़ाएंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो जितनी भी वीडियोज बनाई, आपको लेक्चर कराए, उन सभी में हमने प्रकाश का व्यतिकरण समझाया दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण। क्लियर? तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थॉमस यंग। इन साइंटिस्ट ने पर्दे पर ये व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया, और जब बच्चों आप एमएससी करेंगे तो आप इसको एक्सपेरिमेंट में करेंगे, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ये बीएससी में भी है तो आप ये बीएससी में भी इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें एक्सपेरिमेंट को बताऊं तो एक्सपेरिमेंट में एस जो है एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, जैसे सोडियम लैंप, ऐसा प्रकाश स्रोत जो एक ही रंग का प्रकाश देता हो जलाने पर, उसको हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सोडियम लैंप है। इसके सामने हमने बच्चों ये दो स्लिट रखी। वास्तव में क्या होती है, एक प्लेट जैसी आकृति होती है और उसमें दो छिद्र बने हुए रहते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे परत एक के ऊपर दूसरी, तो उनके बीच में कुछ गैप रहता है, दरार जैसे कह सकते हैं, ये छिद्र होते हैं। और इससे कुछ दूरी पर हमने एक पर्दा रख दिया। तो जनरली पर्दा कुछ नहीं होता, जैसे आप एक कागज दीवार पर लगा दीजिए तो वो पर्दे का काम करेगा। तो जब हम सोडियम लैंप को ऑन करेंगे तो इससे प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश S1 और S2 दोनों स्लिट से होकर गुजरेगा। और बच्चों, जब ये दोनों स्लिट से होकर गुजरेगा तो ये स्लिट S1 और S2 एक कला संबद्ध, दो कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करने लगेंगी, अर्थात इनसे जो तरंगे निकलेंगी वो समान आवृत्ति की होंगी। अब बच्चों, जो इनसे तरंगे निकली वो तरंगे पर्दे और स्लिट के बीच जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में अध्यारोपित होंगी, एक दूसरे पर गिरेंगी। तो जब आप जानते हैं कि प्रत्येक तरंग के दो पार्ट होते हैं, ये क्रस्ट और ये ट्रफ्स, मतलब ये क्रस्ट जहां पर माध्यम के कणों का विस्थापन अधिकतम होता है, और ये ट्रफ्स जहां पर न्यूनतम होता है। क्लियर? तो यदि एक तरंग का क्रस्ट दूसरे तरंग के क्रस्ट पर गिरे, यदि एक तरंग का क्रस्ट दूसरे तरंग के क्रस्ट पर गिरे, या एक तरंग का क्रस्ट को स्रंग भी कहते हैं हिंदी में, तो स्रंग लिख दीजिए, और इसको कहते हैं बच्चों गर्त, ट्रफ्स को कहते हैं गर्त। तो यदि एक तरंग का स्रंग दूसरी तरंग के स्रंग पर गिरे, या एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त पर गिरे, तो हम ये कहते हैं कि दोनों तरंगे एक दूसरे पर समान कला में अध्यारोपित हुई। और यदि एक का स्रंग दूसरे के गर्त पर गिरे, या दूसरे का स्रंग पहले के गर्त पर गिरे, तो हम ये कहते हैं कि दोनों तरंगे विपरीत कला में मिली, अर्थात उनके बीच जो कलांतर होगा वो 180 का होगा। तो बच्चों, जब दोनों तरंगे पर्दे के किसी बिंदु पर, जब दोनों तरंगे समान कला में किसी बिंदु पर मिलती हैं, मतलब एक का स्रंग दूसरे के स्रंग पर गिरता है, या एक का गर्त दूसरे के गर्त पर गिरता है, तो उन बिंदुओं पर माध्यम के कणों का परिणामी विस्थापन अधिकतम, आयाम अधिकतम और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, तो उन बिंदुओं पर हमें ब्राइट बैंड, मतलब चमकीला फ्रिंज प्राप्त होता है। फ्रिंज ऐसे होते हैं बच्चों, जैसे केंद्रीय, ये बिल्कुल पर्दे के मध्य बिंदु पर हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा, उससे ऊपर काला और उसके नीचे काला। काला मतलब यहाँ पर कोई फ्रिंज होती ही नहीं है, यहाँ प्रकाश ही नहीं होता। ऐसे ही जब एक का स्रंग दूसरे के गर्त पर गिरेगा तो दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी। उस स्थिति में हमें विनाशी व्यतिकरण के कारण पर्दे पर क्या प्राप्त होंगी, अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी, डार्क बैंड प्राप्त होंगी। तो संपोषी व्यतिकरण की दशा में जब दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं तो हमें पर्दे पर क्या प्राप्त होंगी, ब्राइट फ्रिंजेज प्राप्त होंगी, अर्थात दीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगी। और जब विपरीत कला में मिलेंगी तो अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगी। और ये फ्रिंजें हमें, ये तो मैंने अलग अलग दिखाया हुआ है, ये बारी बारी से मिलेंगी। ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पर्दे के ठीक मध्य बिंदु पर, इसके और भी बाई, इसके और भी अदीप्त, और इसके दूसरी ओर भी अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस तरह से प्राप्त होती चली जाती हैं। इनको हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है।
वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब हम फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो समझ में आया आपको? ये है व्यतिकरण प्रतिरूप यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग द्वारा। तो लिखिए, सर्वप्रथम थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण प्रतिरूप को पर्दे पर प्राप्त किया। ठीक है, अब लिखिए प्रयोग। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में द्विरेखा छिद्र प्रयोग में S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, जिससे कुछ दूरी पर दो रेखा छिद्र या स्लिट भी कह सकते हो, दो रेखा छिद्र S1 और S2 स्थित हैं। तथा रेखा छिद्रों से कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। क्लियर? ये तो प्रयोग के बारे में हुआ। अब हम इसकी कार्यविधि जानते हैं। तो देखिए, जब रेखा छिद्रों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, जब रेखा छिद्रों S1 और S2 से एक वर्णी प्रकाश निर्गत होता है, एक वर्णी प्रकाश निर्गत होता है, तो ये प्रकाश तरंगें समान आवृत्ति की होती हैं, समान आवृत्ति की होती हैं, समान आवृत्ति की होती हैं, तथा पर्दे और रेखा छिद्र के बीच एक दूसरे पर
अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। जब दोनों प्रकाश तरंगें, जब दोनों प्रकाश तरंगों का श्रृंग या के श्रृंग अथवा गर्त किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर दोनों प्रकाश तरंगें समान कला में मिलती हैं, समान कला में मिलती हैं। जिससे पर्दे पर स्थित उन बिंदुओं पर परिणामी या प्रकाश का परिणामी आयाम तथा तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है जिससे उन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक, या पर्दे पर जिन बिंदुओं पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त पर गिरता है, उन बिंदुओं पर दोनों प्रकाश तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, विपरीत कला में मिलती हैं
जिससे विनाशी व्यतिकरण के कारण विनाशी व्यतिकरण के कारण विनाशी व्यतिकरण के कारण उन बिंदुओं पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। 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 इस प्रकार पर्दे के ठीक मध्य में प्राप्त होने वाली या ठीक मध्य बिंदु पर लिखो, ठीक मध्य बिंदु पर दोनों तरंगें या दोनों प्रकाश तरंगें समान कला में मिलती हैं, तथा समान दूरी तय करती हैं। इसलिए पर्दे के ठीक मध्य बिंदु पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। जिसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। क्लियर बच्चों? पर्दे पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के दोनों ओर अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें बारी बारी से बनती हैं। क्लियर? तो ये बच्चों रहा यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। अब इसके बाद में मैं आपको व्यतिकरण की शर्त पढ़ाता हूँ। कंडीशंस क्या है व्यतिकरण होने के लिए? हेडिंग डालिए, व्यतिकरण की शर्त, कंडीशन ऑफ इंटरफियरेंस। व्यतिकरण की शर्तें भी लिख सकते हैं। व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण की शर्त, या चलो शर्तें लिख लो, या शर्त लिख दीजिए, कोई बात नहीं।
कंडीशन ऑफ इंटरफियरेंस, कंडीशन ऑफ इंटरफियरेंस। देखिए बच्चों, पहली कंडीशन है कि दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। तरंग यूज कर रहा हूं, ये प्रकाश तरंगों में भी होता है और ध्वनि तरंगों में भी होता है। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों तरंगों की, यहां प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर। नंबर 2, देखिए दोनों तरंगों के आयाम या तो बराबर हों या लगभग बराबर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। क्लियर। नंबर 3, देखिए प्रकाश स्रोत जो होना चाहिए हमारा वो नैरो होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए। तो नंबर 3, प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, दोनों प्रकाश तरंगे एक वर्णी होनी चाहिए, एक ही रंग की होनी चाहिए, एक वर्णी होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, बेटा दोनों प्रकाश तरंगों के बीच जो कलांतर है, जो मैंने आपको फाई बताया था, वो स्थिर होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए वो। तो दोनों प्रकाश तरंगों के बीच, दोनों प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर स्थिर होना चाहिए, कलांतर स्थिर होना चाहिए। तो बच्चों ये इसकी शर्तें रहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। उसमें मैं आपको फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक कराऊंगा। वेरी वेरी थैंक्स।